कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? कल हम पहुंच गए थे नंबर 3 पे। कहाँ पहुंच गए थे? कहाँ पे पहुंच गए थे? नंबर 3 पर। 3 नंबर क्या था? 3 नंबर हमारा था पूर्णांक संख्याएं। क्या था? पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो हमने ये बताया था कि जो पूर्ण संख्याएं आपके पास हैं कौन कौन सी? 0, ये मैं कल का रिवाइज कर रहा हूँ, 1 2 3 अप टू डॉट 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 डॉट। ये जो पूर्ण संख्याएं आपके पास हैं, इनमें आपको शामिल करना है नेगेटिव ऑफ नेचुरल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो ऋणात्मक होती नहीं, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते कि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो 0 के इधर कौन आएगा? तो 0 के इधर शामिल होगा आपका -1, इधर शामिल कौन होगा? -2, इधर शामिल कौन होगा? -3, ऐसे अप टू शो ऑन चला जाएगा। तो फाइनली ये हमने बताया था कि जो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर, है ना, जो संख्याएं हमें मिलती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है। इसके बाद आप ये समझिए, यूपी बोर्ड के छात्रों ने पूर्णांक संख्याओं के प्रकार नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े भी होंगे तो एक आध दो प्रकार ही पढ़े होंगे। ठीक है। ये जो बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि आप, है ना, कमेंट करके आप बताइए कि आप कौन सी बोर्ड वगैरह से हैं। तो या आप अपने नाम से कमेंट कर दीजिए, इससे समझ में आ जाएगा कि आप हमारे विद्यालय के छात्र हैं या फिर विद्यालय के बाहर कोई अन्य विद्यालय है उसके छात्र। ठीक है, छात्र या छात्राएं। तो हम आपको बताएंगे आज, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। कभी नहीं का मतलब है कि मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूं मैं वहां की बात कर रहा हूं। पूर्णांक संख्याओं के प्रकार, या फिर प्रकार ना बोल के मैं इसका दूसरा नाम लिख रहा हूं, प्रकार ना बोल के इसका जो दूसरा नाम लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं पूर्णांक संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण बोले तो क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब देखो वर्गीकरण क्या होता है। अब आपको पता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वर्गीकरण जो होता है वो किसी ना किसी गुण के आधार पर होता है। जैसे आपके विद्यालय में, आपकी जैसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो हमने एक ऐसा गुण निकाला कि जिनकी हाइट यानी जिनकी ऊंचाई 4 फुट से ऊपर है वो अलग हो जाएं, और जिनकी हाइट 4 फुट से नीचे है वो अलग हो जाएं। तो वर्गीकरण अपने आप हो जाएगा कि 4 फुट से ऊपर वाले अलग हो जाएंगे, 4 फुट से नीचे वाले अलग हो जाएंगे, और फिक्स 4 वाले कहाँ जाएंगे? तो वो भी हम कह दें कि फिक्स, जिनकी फिक्स 4 एकदम करेक्ट 4 है वो अलग हो जाएं। तो यहाँ पे गुण क्या लगा? तो यहाँ पे जो गुण यानी जो प्रॉपर्टी या जो क्वालिटी हमने देखी वो देखी हमने ऊंचाई। क्या देखी? ऊंचाई। तो ऊंचाई के अनुसार हम इनको वर्गीकरण कर लिया। तो ऐसे ही इन संख्याओं का, ऐसे ही इन संख्याओं का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो इनका क्या देख, इनकी ऊंचाई तो देख नहीं सकते, है ना। तो ऊंचाई नहीं देख सकते तो देखेंगे क्या? अब देखेंगे ये कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये वाली जो संख्याएं हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, इनको कुछ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भाई पूर्णांक संख्याएं तो है ही हैं,
लेकिन मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी ये धन की है, पॉजिटिव है, ऐसा मैं बोल सकता हूं? तो बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अब एक चीज और देखिए, ये वाली जो आपको दिख रही है वो भी आपको दिख रही होंगी माइनस की, यानी पूर्णांक तो है बट वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। समझ में आ रही बात? यानी ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये कैसे है? धनात्मक। अब जीरो सर क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीरो ना तो धन का होता है, ना तो ऋण का होता है, ना तो प्लस का, ना तो माइनस का। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो को किसी में ऐड कर दो तो फर्क नहीं डालता उस किसी पे, और जीरो को किसी में से माइनस कर दो तो भी फर्क नहीं डालता। इसीलिए हम जीरो को बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो धन का है ना तो ऋण का है। ठीक है, चलिए। तो ये तीन, अब जीरो ना तो धन का है ना तो ऋण का है, फिर तो ये अकेला रह जाएगा, और अगर अकेला रह जाएगा तो फिर इसको अलग पूर्णांक देना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे शून्य पूर्णांक या जीरो पूर्णांक। ठीक है, तो तीन वर्गीकरण तो आपको दिख ही गए। तो पहला वर्गीकरण क्या दिखा? पहला जो वर्गीकरण आपको दिखा वो दिखा धनात्मक, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या बना? दूसरा बना आपका ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा क्या बना? अच्छा, तीसरा जो बना वो बना आपका शून्य पूर्णांक, जिसको हम जीरो पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक में कौन आएगा? तो धनात्मक में जो धन धन की है तो कौन आएगा? तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 कॉमा डॉट 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 डॉट। और ऋणात्मक में कौन आएगा? जो ऋण की होंगी, तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। और शून्य पूर्णांक में कौन आएगा? तो शून्य पूर्णांक में केवल शून्य ही आएगा। ठीक है, अब सर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा बच्चा, कि क्वेश्चन ये है कि ये सर ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? तो ब्रैकेट अगर आपको समझना है तो आपको 11th या 12th की क्लास आपको लेनी पड़ेगी। आप कैसे लेनी पड़ेगी? उसमें एक समझाया गया है समुच्चय, समुच्चय को लिखने का तरीका बताया गया है कि समुच्चय हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं ये मैंने कल बता दिया था, कि या तो इसको आई से प्रदर्शित कर सकते हैं और या तो इसे जेड। जैसे आपके दो नाम होते हैं वैसे ही पूर्णांक संख्याओं के दो नाम होते हैं, आई और जेड, आई या जेड। ठीक है, चलो आगे चले। अब आगे चलने, अब मेरी बात समझो, आगे चलना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर इतना ज्यादा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या इसका कोई प्रयोग है? देखो, अगर आपको रटना है तो प्रयोग नहीं है, और यदि आपको वास्तव में पढ़ना है और सीखना है और सीख कर अपने माइंड को, दिमाग को चलाना सीखना है, तो आपको ये जो आगे के मैं बता रहा हूं वो पूरे पूरे प्रयोग में है। बिना आगे जो मैं गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बिना बहुपद की परिभाषा कंप्लीट हो ही नहीं सकती। पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं भाई, रटवा देते हैं जो भी है। तो हम तो आपको रटवाएंगे नहीं इतना सा भी। ठीक है, चलो। तो पहला, अब देखो, पहला आया आपका गैर ऋणात्मक। क्या आया? गैर ऋणात्मक पूर्णांक, या इसी का दूसरा नाम है ऋणेत्तर पूर्णांक या ऋणेत्तर पूर्णांक। अब ऋणेत्तर सर पूर्णांक का क्या प्रयोग है? बिना इसके बहुपद की परिभाषा जो भी पूरा बता दे तो मैं उसको, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। बिना ऋणेत्तर पूर्णांक, ये गैर जो ऋणात्मक है,
बहुपद की परिभाषा पॉसिबल ही नहीं है, बहुपद पहचानना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं कतई। और एक और है, वो है आपका गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, आज तो क्लास सही चल रही है, कोई बफरिंग नहीं हो रही है और कोई आवाज की दिक्कत नहीं है, और क्वालिटी है ना। अब सुनो मेरी बात कि गैर ऋणात्मक का मतलब क्या होता। अब ये से सर आप रटवाएंगे या फिर समझाएंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं रटवाऊंगा तो कोई भी चीज नहीं, किसी के भी बैकग्राउंड ओपन, किसी भी चैप्टर का बैकग्राउंड ओपन करूंगा तो 1-2 दिन का समय लगाऊंगा, आपको सारी चीजें बता दूंगा, कहां से आई, कैसे आई, कौन लाया, है ना। तो अब ये समझना है। तो अब मुझे बताओ, जैसे गैर किसी के आगे लग जाती है ना, गैर किसी का लग जाती है। तो अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक इंग्लिश में बताऊं, फिर मैं आपको हिंदी में बताता हूं। एग्जाम्पल ये है कि ये बताओ, अगर आपके विद्यालय की कोई यूनिफॉर्म है ना, जो ड्रेस कोड डिसाइड होता है, और अगर वो ये कहते हैं, मतलब कोई भी टीचर आपको जो कमांड देता है, तो ये यही तो बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म में जो बच्चे नहीं हैं वो बाहर आ जाएं। तो इसका मतलब क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे कपड़े पहनकर नहीं आए हैं वो बाहर आ जाएं? नहीं ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि कपड़े नहीं पहने। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो यूनिफॉर्म स्कूल ने डिसाइड की है, जो स्कूल के लिए बनी है, उसमें जो नहीं आए हैं, वो पहनकर जो नहीं आए हैं, बाकी कोई अदर चीज पहन के आए। अदर चीज मतलब हो सकता है आप जीन्स पहन के आए हो सकता है आप टॉप पहन के आए हो। अब टॉप का मतलब ये नहीं कि लड़के पहन के, टॉप मतलब बिटियां जो होती है, ऐसे हो सकता है सूट पहन के आए हो, है ना। तो ऐसी कई चीजें होती हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप कपड़े पहनकर नहीं आए, या यूनिफॉर्म में मतलब ड्रेस पहनकर नहीं आए, क्योंकि ड्रेस का जो हिंदी होती है वो होती है पोशाक, और पोशाक की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो ये होती है कि इंसान यानी मानव अपना शरीर ढकने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग, जिस भी वस्तु का प्रयोग करता है, वही पोशाक कही जाती है, जो वही ड्रेस कही जाती है। चाहे वो कागज क्यों ना हो, अखबार क्यों ना हो, पन्नी क्यों ना हो जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, चाहे वो पेड़ की छाल क्यों ना हो, पेड़ के पत्ते क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम गैर ऋणात्मक का मतलब ये नहीं है कि पूर्णांक ही नहीं है भाई। गैर ऋणात्मक का मतलब है कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, बाकी सब कुछ है। बात समझो, पूर्णांक तो है बट गैर ऋणात्मक का मतलब है कि ऋणात्मक वाले पूर्णांक नहीं है, बाकी कुछ और है जो हैं बचे हुए। जैसे नॉन यूनिफॉर्म का सॉरी, जैसे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि भाई यूनिफॉर्म में नहीं है, बाकी यूनिफॉर्म को छोड़ दिया जाए, बाकी कुछ भी है, मतलब पहनकर आए। तो वैसे ही गैर ऋणात्मक का मतलब है कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, बाकी कुछ है, बाकी जो कुछ बच गया। तो मुझे बताओ कि गैर ऋणात्मक में अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक हटा देंगे, यानी ऋणात्मक नहीं है तो हटा दो, तो कौन बचा? जीरो और धनात्मक। तो इसमें कौन आएगा? जीरो और धनात्मक, यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ गई होगी? आ गई। अब आप बताओ गैर धनात्मक में क्या होगा। अब तो ऑब्वियसली आप समझ ही जाएंगे कि गैर धनात्मक का मतलब है कि धनात्मक नहीं है, बाकी सब कुछ है जो बच गया। तो धनात्मक नहीं है तो धनात्मक को ढक लो। उसके बाद कौन बचा? जीरो और ऋणात्मक। तो हम इसमें लिख देंगे जीरो और ऋणात्मक। अब आप मुझे बताओ कि जो मैं आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि धनात्मक कैसे छांटते हैं, ऋणात्मक कैसे छांटते हैं, या फिर पूर्णांकों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन। और गैर भी समझ में आया कि गैर लगाने से क्या होगा। तो गैर धनात्मक, गैर ऋणात्मक, और शून्य तो आप जानते हैं वो अकेला है ही। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि जो मैंने आपको अभी अभी समझाया जस्ट, वो आपको समझ में आया या नहीं।
अब आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर बिल्कुल बढ़ा जाए, तो बढ़ते हैं। कॉपी करने के लिए वीडियो को बाद में पॉज कर लेना, फिर आप कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चौथा नंबर पे जो आपका आता है वो है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अब क्या होती है ये आपको बताना है। अब परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ, यूपी बोर्ड के बच्चों से भी पूछा हूँ तो उन्होंने पूरी डेफिनेशन यानी अधूरी डेफिनेशन बताई है, पूरी डेफिनेशन वो नहीं बता पाते। और मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल सच हैं, यानी सच्चाई है उनमें, जो मैंने जीवन में झेला है या महसूस किया है, या आप ये समझिए जो मैंने सहन किया है, आज वही सब आपके सामने दिख रहा है। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ, तो मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े झटके झेले, है ना। तो परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है वो बच्चे क्या बता देते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, वो परिभाषा बता दे पी बट्टे क्यू के फॉर्म की होना चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते। हमारा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है और हम कंडीशंस बेसिस, या आप ये समझिए हम जो डेफिनेशन बनाते हैं वो उसका जो एक तरीका होता है सिस्टमेटिक, वो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा ना नेट पर मिलेगा। हमारा देखो तरीका क्या, तरीका हमारा ये है कि कोई भी संख्या को परिमेय संख्या बनना है तो ये जो मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं, जो 3 शर्तें लिख रहा हूं, वो तीनों शर्तें एक साथ फॉलो होना चाहिए, यानी उनका एक साथ अनुकरण होना चाहिए। कौन कौन सी है, नंबर ए देख लो, फिर उसके बाद बी देख लो, उसके बाद सी देख लो। पहली कंडीशन क्या कहती है कि अंश बट्टे हर के रूप की होनी चाहिए। पहली बात तो पहली कंडीशन ये पास होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन पास होनी चाहिए कि हर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सॉरी 0 गलत लिखा है, 0 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो वहां पे शून्य नहीं आना चाहिए, ऊपर शून्य आ जाए कोई भी चल सकता है। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो शर्त है वो है अंश व हर पूर्णांक होना चाहिए। अंश व हर, अंश व हर पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो ये 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, फिर वो कुछ और होगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा ठीक है। तो देखो क्या है, 3 है ना। अब आपके मन में प्रश्न ये आया होगा कि सर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो, इनमें से कोई एक फेल हो जाए, वो आप एक प्रैक्टिकल करके बताइए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं कि जैसे मैंने एक संख्या लिखी √3/7, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूर्णांक की बात की है तो मैं पूर्णांक यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि यहाँ बीच में 0, इधर -1, इधर -2, इधर -3 डॉट डॉट डॉट, इधर +1, इधर +2, इधर +3 डॉट डॉट डॉट। समझो मेरी बात को, पूर्णांक की बात हुई ना। अब समझो कि पहली देखो मैंने ये बोला तीनों जो शर्तें हैं वो एक साथ, एक भी अगर फेल हो गई तो फिर वो मतलब परिमेय संख्या नहीं होगी। तो पहली कंडीशन देखो, अंश बट्टे हर यानी फ्रैक्शन है, अंश बट्टे हर के रूप की है, बिल्कुल है, तो पहली कंडीशन पास। हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और वास्तव में ये 0 है भी नहीं, तो ये दूसरी कंडीशन भी पास। तीसरी कंडीशन क्या है,
अंश व हर पूर्णांक होना चाहिए। तो ये दोनों की वैल्यू कहां से आना चाहिए, यानी किस वाले घर से आना चाहिए, कौन से घर से आना चाहिए, पूर्णांक वाले घर से आना चाहिए। तो पूर्णांक वाले घर में क्या 7 है, बोले हाँ सर है, नहीं है सर, आपके मन में ये तो आएगा सर नहीं है, अरे नहीं क्यों नहीं है, ये गिनती लिखी है, क्या ये मुझे बताओ, ये गिनती में 3 4 5 6 7 नहीं आएगा क्या, 7 नहीं आएगा क्या, 7 आएगा ना, तो ये है। अब अंश चेक करो, √3 इसमें आता है, नहीं सर √3 तो गिनती में कहीं नहीं आएगा, ना तो उल्टी गिनती में आएगा, यानी माइनस वाली गिनती में भी नहीं आएगा, प्लस वाली गिनती और जीरो में तो वैसे ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है वो हो गई फेल। अच्छा वो कंडीशन हो गई फेल, तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो सर ये है क्या -3/5, सर ये है क्या, हाँ ये हो सकती है, चेक कर लो, वैसे तो हमें नहीं पता कि है कि नहीं है। तो चलो पहला कंडीशन अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, बिल्कुल सही है बात, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये भी कंडीशन पास। अंश व हर पूर्णांक होना चाहिए, ये जो अंश है और जो हर है वो पूर्णांक होना चाहिए। तो -3 देखो, -3 जो है पूर्णांक में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। सर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है भाई आ रहा है, 4 के बाद 5 आएगा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई अब आप बोलोगे 126 आएगा, तो 126 में लिखूंगा थोड़ी, आप समझ लो गिनती में 126 आएगा कि नहीं आएगा, गिनते वक्त 126 आएगा। तो ये तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा जब हमने आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाई थी। क्लियर है, आगे चलते हैं। सर 0 है पूर्णांक, वो 0 परिमेय संख्या है, सर चेक कर लो, तो ऐसा नहीं पता चल रहा है, पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा, कोई भी संख्या जो होती है, जैसे कोई भी संख्या जो होती है उसके अपॉन में कितना होता है, अगर वहां पे कुछ भी नहीं है तो 1। अब बोले सर ये आपको बात कैसे पता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती हैं, हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, यानी जो पहले से ही आप कुछ भी ना करो वो पहले से ऐसी मिलेंगी। अब कैसे, जैसे आपको मल्टीप्लाई में 1 फ्री चलता है, यानी मल्टीप्लाई या गुणा में 1 फ्री है, जैसे मान लो लिखा है 7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 1 यानी 7 × 1। ऐसे ही डिवाइड में क्या है 1 फ्री है, प्लस और माइनस में क्या है 0 फ्री है, यानी किसी में 0 प्लस और माइनस में फ्री में चलता है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही पावर जो होती है यानी जो घात होती है, तो किसी भी जैसे मान लो लिखा है a, तो इसके बाय डिफॉल्ट 1 ऊपर है यानी पहले से ही। ऐसे ही कुछ कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, पेज का जो ओरिएंटेशन होता है, यानी पेज आपको कैसे मिलेगा, लंबाई में ज़्यादा होगा चौड़ाई में कम होगा, या फिर चौड़ाई में ज़्यादा होगा लंबाई में कम होगा, ऐसे ही तो होता है। तो पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका जो पोर्ट्रेट होता है, कैसा होता है पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट कैसा होता है, लंबाई में ज़्यादा होगा चौड़ाई में थोड़ा कम होगा, थोड़ा मतलब आधा ही कम होगा लगभग, ये समझ लो आप। और पेज का जो साइज होगा वो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट वो A4 साइज होता है, कौन सा होता है A4। अब उसे आप बना सकते, बाय डिफॉल्ट का मतलब वो पहले से ही कैसा मिलेगा, अब आप उसे चेंज कर सकते हो कैसे भी। तो वैसे ही ये चीजें हैं कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही मल्टीप्लाई में और डिवाइड में 1 फ्री रहता है, ऐसे ही प्लस और माइनस में 0 फ्री रहता है, और पावर में 1 फ्री रहता है। ठीक, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आपको समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया सर, परिमेय संख्या बहुत अच्छे से समझ में आई, अब हम नहीं भूलेंगे। अरे आप भूल भी जाओगे तो क्या दिक्कत है, हम हैं का मतलब ये है कि मैं परिमेय संख्याओं को और आपको अच्छे से समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ, देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में ये जो डिब्बा है आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो आपको ये जो डब्बा दिख रहा है डब्बा, तो इस डब्बे में हम पूर्णांक संख्याएं भर दे रहे हैं। क्या भर दे रहे हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो मैंने आंख देखो, आंख खोल के पूर्णांक संख्याएं इसमें भरी है, देख देख के क्या भरा, 0 +1 +2 +3 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 मैंने इसमें भर दी, और फिर इसको मैंने ढक्कन लगा दिया। अब अच्छा ढक्कन क्यों लगाया, ढक्कन इसलिए लगाया क्योंकि पूर्णांक संख्या बहुत सारी है तो सब चीज़ बहुत सारी, तो इसमें मतलब नहीं बनेंगे तो वो उछलेंगी तो ये बाहर भी निकल सकती हैं,
तो हमने क्या कर दिया बच्चा, इसको बंद। इसमें क्या भरे हैं, पूर्णांक। हमने देख के भरे थे ना, बिल्कुल देख के भरे सर। अब आपको जो काम करना है वो आंख बंद करके करना है। बोले कैसे करना है, अब आंख बंद करके आप इसमें से खोलकर, आराम से खोलना है, गिर भी पड़ सकती हैं संख्याएं। इसमें से आपको 2 संख्याएं निकालनी है। कैसी निकलेंगी बताओ, पूर्णांक डाली थी तो क्या परिमेय निकल आएंगी, नहीं ना, परिमेय तो निकल आएंगी, वो एक अलग बात है। पूर्णांक डाली थी तो क्या वो वास्तविक संख्या निकल आएंगी, क्या वो अपरिमेय निकल आएगी, नहीं निकलेगी ना। तो जो डाली थी वैसी तो निकलेंगी। तो मैंने 2 नंबर निकालनी, 2 संख्या निकालनी। 2 संख्या निकालने के बाद इसको कर दिया बंद। मैंने देखो डाली थी देखकर, निकाली है आंख बंद करके। एक को आप ऊपर रखो अंश में, यानी इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। एक को आप नीचे रखो, जिसे हम हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, आप उसमें रखो। अगर आपके पास गलती से 0 आ गया है तो आप उसको नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे। तो जो भी तुम्हें संख्या मिलेगी ना वो 100%, 100% वो परिमेय संख्या ही होगी और कुछ नहीं होगी। यही आपके मतलब यही आपका प्रैक्टिकल है कि भाई पूर्णांक संख्याओं को निकालो, एक को ऊपर रखो, एक को नीचे रखो, जो भी मिलेगा आपको क्या मिलेगी, परिमेय संख्या। बशर्ते अगर 0 बाई चांस निकल आया, क्योंकि 0 फुदकेगा, यानी 0 निकलेगा बार बार, तो उसको रोकना है। या तो रोक दो, अगर निकाल लिया है तो उसको ऊपर रख दो, नीचे नहीं रखना है। तो जो भी आपको मिलेगा तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या। ऐसे ही बोल सकते हैं पूर्णांक संख्याओं का अनुपात, अनुपात यानी वही बट्टे। पूर्णांक संख्याओं का जो अनुपात होता है वो परिमेय संख्या ही होती है, बशर्ते ये शर्त है कि डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं उसमें 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलें। अभी FF, ये चीता का मतलब मैं समझा नहीं है। आगे चलें। अब इसके एग्जाम्पल अगर आपको उदाहरण लिखने हैं तो लिख लो। -3/5 है ना, उदाहरण अगर आपको लिखने हैं। 4/7 -3/-2, वैसे तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन ऐसी भी लिखनी मिल सकती है, ठीक है। और 7/5 ऐसे करके काफ़ी भी हो सकती है ना, 0 भी हो सकती है, -3/10 भी हो सकता है, -3/10। ठीक है, चलें आगे। अब बिल्कुल चलें सर। तो अब क्या पढ़ेंगे आगे? आगे अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले समझ लो। अब एक चीज़ बताओगे, वो क्या है? वो मैं आपको कल का वो रह गया है ना टॉपिक। चलो 5वें नंबर पे पहले पढ़ लेते, फिर समझ में आ जाएगा। 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल है ना। अच्छा हाँ, ये मैंने नहीं बताया आपको कि परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो परिमेय संख्याओं को जो प्रदर्शित करते हैं वो देख लीजिए, वो करते हैं Q से। अब आप बोलोगे सर इसको परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में तो रेशनल बोलते हैं, तो R से क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा R को रियल नंबर बोल देते हैं। रियल भी तो, अब दोनों को तो R नहीं बोल सकते ना, तो इसको कुछ अलग रख दिया। क्या रख दिया? Q रख दिया, है ना। चलो, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये आपको समझ में है। तो पहले ये समझ लो सीधा सीधा कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती, परिमेय नहीं होती, वह या वे होती, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं ये भी सीख लो। प्रदर्शित इसको करते हैं, इसे T से, कैपिटल T।
अब सारे कैपिटल ही क्यों करते हैं ये भी मैं बता दूंगा 11th में जाओगे तब, है ना। वैसे मैं 10th में नहीं पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि 11th में हैं ये सब चीज़ें, जिसे प्रदर्शित करते हैं, यानी समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये सब चीज़ें 11th में है। ठीक है, अब इसके उदाहरण लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में फर्क क्या होता है, परमेय और अपरमेय का असली फर्क क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मैं उदाहरण। उदाहरण में क्या क्या है, तो उदाहरण में है √3, √2, √5, पाई इत्यादि। इसको क्या बोलते हैं, पाई। पाई बनाने के बहुत तरीके हैं, कोई कोई ऐसे बनाता है ना, कोई कोई ऐसे बनाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सब पहचान लेते हैं, बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, इसको कॉपी कर लो, यानी वीडियो को पॉज करके बाद में कॉपी कर लेना, या अभी कॉपी कर लो, ठीक है। इसके बाद हम आगे आपको पढ़ाते हैं, चलें आगे। अच्छा, आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि आज का जो वीडियो है उसकी वीडियो की क्वालिटी क्या है, ऑडियो की क्वालिटी क्या है, और बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है, यानी कल की तरह जो पुअर कनेक्शन दिखा रहा था वो सब तो नहीं है। आप बताइए अच्छे से, ताकि एक मतलब आपके जो कमेंट्स से मैं मोटिवेट हो सकूं कि हाँ ये जो चल रहा है आज सब अच्छे से चल रहा है, कि जो प्रॉब्लम कल आ रही थी टेक्निकल कुछ, उससे हमने दूर कर लिया है। आगे चला जाए, बिल्कुल चला जाए, बाद में कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे हम आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे ले चल रहा हूं, और उन दोनों संख्याओं में जंग बताता हूं कि इनमें क्या क्या फर्क है, या इनमें क्या आपस में जंग है। परिमेय संख्याएं और इधर है अपरिमेय संख्या, ये जंग है। अपरिमेय vs परिमेय, या परिमेय vs अपरिमेय। अब देखो क्या जंग है, आप समझ लीजिए। जंग ये है कि जो परिमेय संख्या होती है, मैं एक एक चीज का प्रैक्टिकल बता सकता हूं आपको करके, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक एक चीज का प्रैक्टिकल, आपको एक्सरसाइज हवा में नहीं कराऊंगा। यूपी बोर्ड की पढ़ाई एक्चुअल में असली में करी कैसे जाएगी ये मैं आपको बताऊंगा। 5-5 पब्लिकेशंस का कॉम्बिनेशन में आपको मतलब आपके साथ लेकर आया हूं। बुक्स 5-5 पब्लिकेशंस की हैं, जिनके क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, यानी इनको शामिल किया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट में अपने, ठीक है। अपने का मतलब ये नहीं कि मैंने खुद से बनाए, भाई मैंने अलग तरीके से उसको लिखावट की है, ठीक है। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक हो सकती है आवर्ती, जिसे हम रिपीटिंग बोलते हैं, और एक हम होती है अनावर्ती, जिसे हम नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। समझ में आ रही बात? एक तो आवर्ती, एक अनावर्ती, यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। और जो अपरिमेय संख्या होती है वो एक ही टाइप की होती है, और वो होती है अनावर्ती, जिसे हम नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब सुनो, जो आवर्ती होगी वो आवर्ती होगी वो 100%। आवर्ती का मतलब समझते हो? रिपीटिंग मतलब दशमलव के बाद अंकों का दोहराना शुरू होगा। कैसे होगा? तो आपने ऐसी संख्या देखी होंगी, 2.1566666, ये रुकेगा ही नहीं।
तो हम क्या कर देते हैं, हम ये कर देते हैं कि जो दोहरा रहा है उसी पे क्या लगाते थे, बार। बार लगाने के दो तरीके, या तो उस पर डॉट लगा दो तो बार माना जाएगा, और या तो उस पर डंडा कर दो तो माना जाएगा। एक अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि सर ये 1 और 5 को छोड़ के रिपीट हुआ यानी दोहराया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो आगे भी रिपीट, पहले भी रिपीट हो सकता है, मतलब दशमलव के तुरंत बाद, जैसे 0.333333, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बताओ क्या करेंगे हम सॉल्व करते समय, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे क्या लगा देंगे, बार। अच्छा और भी देखा होगा आपने 1.242424 डॉट डॉट डॉट। अब देखो दशमलव के बाद 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो 2 और 4 पे कौन आ जाएगा, बार। अब रिपीट कैसे पता करते हैं, देखो 2 4 यहाँ जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, तो आगे भी जोड़ा बनता चला जा रहा है, तो फाइनली हमने 2 और 4 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, 2 और 4 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, आवर्ती। क्या बोलते हैं हम, आवर्ती, जिसको हम अंग्रेजी में रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो जो आवर्ती होगी, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने लिखा 0.3333 ऐसे करके लिखा, तो क्या ये रुकेगा अगर मैं इसको चलाते जाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो देखो रुक जाए तो हम बोलते हैं शांत, शांत, और अगर नहीं रुके तो हम उसे बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत। रुक जाए तो शांत और नहीं रुके तो अशांत। अब मुझे बताओ जो आवर्ती जो दोहरा रही है क्या वो कभी रुकेगी, नहीं रुकेगी सर। तो नहीं रुकेगी तो क्या शब्द यूज करेंगे, अशांत। क्या यूज करेंगे, अशांत, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है वो आवर्ती होने के साथ साथ क्या होती है, अशांत होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया था उदाहरण में, क्या दिया था, उदाहरण ये था कि मैं लिखा 2.1313131313 क्या ये रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। देखो पहली बात, आवर्ती क्यों बोला गया, क्योंकि ये दोहरा रही है 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, इसलिए इसे आवर्ती बोला गया है। अशांत क्यों बोला गया, अशांत इसलिए बोलेगा क्यों बोला गया, क्योंकि आवर्ती तो है ही है, ये रुक नहीं रही है, मतलब रुकेगी नहीं, कभी रुकेगी नहीं, इसीलिए इसके लिए क्या शब्द यूज किया गया, क्या शब्द यूज किया गया, अशांत। ठीक है, इसके बाद जो अनावर्ती होती, जो नॉन रिपीटिंग होती है, वो अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव के बाद दोहराएगी नहीं। अब बोले कैसे सर, जैसे 1.25 बस खत्म हो गई, कहाँ दोहरा रही, कुछ नहीं सर। 1.2576 क्या दोहरा रही है, नहीं दोहरा रही है, तो इसी को तो बोलते हैं अनावर्ती। दोहरा है नहीं तो अनावर्ती। अब मुझे एक बात बता दो, अगर ये दोहरा नहीं रही है तो क्या ये रुकेगी या चलती चली जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये तो लास्ट में जाके जो भी आप अंक लिख देते वो रुक जाती है। अगर रुक जाती है तो उसके लिए जो शब्द यूज करें, जो शब्द यूज करेंगे वो यूज करेंगे, जो प्रयोग करेंगे वो होगा शांत। तो ध्यान रखो, कोई भी अनावर्ती संख्या परिमेय जो अनावर्ती संख्या होती है वो शांत भी होती है और अनावर्ती होती है। कहने का मतलब परिमेय संख्या शांत होने के साथ साथ अनावर्ती होती है या अनावर्ती होने के साथ साथ शांत होती है। ऐसे ही कोई भी परिमेय संख्या आवर्ती होने के साथ साथ अशांत भी होती है, अशांत होने के साथ साथ आपकी आवर्ती भी होती है। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या है, तो लो इसका उदाहरण भी यहीं बगल में लिख लो। क्या है इसका उदाहरण, उदाहरण जो है इसका वो है 2.46 3.12 0.15। देखो दोहरा नहीं रही है और ना ही नहीं दोहरा नहीं रही है, तो ये रुक गई, और रुक गई तो इसलिए शांत प्रयोग किया गया। अब मेरी बात सुनो, अब परिमेय संख्या जो होती है वो अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब दोहराती नहीं है। अनावर्ती होने के साथ साथ एक और चीज होती है इसमें, वो है अशांत। मतलब ये हुआ कि दोहराती भी नहीं है और रुकती भी नहीं है, दोनों काम होते हैं। तो बोले सर ऐसी संख्या तो हमने कभी देखी नहीं है। देखी है लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है। बोले कैसे देखी है, देखो उदाहरण ये रहे, उदाहरण √2 √3 पाई।
अब आप बोलो सर इनकी वैल्यू तो रुक जाती, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है। तो बच्चा आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि √2 की वैल्यू 1.41 नहीं होती, वो तो हम अप्रोक्सीमेट लगभग मान ले लेते हैं, सन्निकट मान, काम चलाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है ना, प्रश्नों को हल करने के लिए हम इनका जो मान है 1.414 और इसका 1.732 और पाई की वैल्यू 22/7, जबकि ये हैं तीनों कैसी, ये तीनों की तीनों जो है देखना, ये रुक गई, ये भी रुक गई, ये रुकेगी नहीं, रिपीटिंग है, लेकिन फिर भी रिपीटिंग मतलब आवर्ती है, तो कैसी है, परिमेय। तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। और इसके अगर ये इनकी ही वैल्यू होती तो ये अपरिमेय में डली हुई है और ये परिमेय में, तो ऐसा कैसे संभव है, नहीं है ना। तो क्या है, तो बच्चा इसकी जो वैल्यू ये है, ये है, ये है, ये सिर्फ काम चलाने के लिए रख लेते हैं, सन्निकट मान, लगभग मान रख लेते हैं, ताकि हमें सवाल का आंसर मिल जाए थोड़ा बहुत। समझ में आई बात। √2 की आप वैल्यू निकालोगे ना इस मेथड से, ये वाली मेथड जो होती है कि 1 एकम 1 भाग विधि वाला, तो इसे आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, बात समझो। तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी, इसलिए ये जो वैल्यू होती, जो संख्या होती है वो अनावर्ती होती, यानी दोहराएगी भी नहीं और रुकेगी भी नहीं, और दोहराए भी नहीं, रुके भी नहीं, तो वो होती है अपरिमेय, बाकी सब कुछ परिमेय। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको बता रही है, √2, √3, √5 और पाई, क्या बोलते हैं इसको, पाई। तो 22/7 बताओ किस में आएगा, 22/7 जो आएगा वो आवर्ती में आएगा, क्योंकि ये भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, देखते ही बता दोगे कि ये आवर्ती यानी रिपीट करेगी या नहीं करेगी, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसकी भी एक लॉजिक है, ना कि मैजिक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत जल्दी कमेंट बहुत जल्दी कर दो अब, ताकि आगे बढ़ें। क्या हुआ, आज कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स पे ब्रेक लग गया क्या। कमेंट्स की कुछ दिक्कत है क्या, लाइव चैट रिप्ले देखते हैं, है ना। कमेंट्स आज नहीं आ पा रही, कल तो बहुत आई थी। आगे चले, बिल्कुल सर आगे चलिए। तो आगे चलने का मतलब क्या है, अब बात को पहले से थोड़ा सा समझिए कि जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी वो n थी, पूर्ण संख्याएं वो w थी, और पूर्णांक संख्याएं z या i थी, वो परिमेय संख्याएं q थी। अब परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं वो मैंने दिखा दिया, t से करते हैं। और इसके बाद अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, जो 9th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। क्या समझ में आएगा, देखो आपको पता है प्राकृत संख्या में कौन कौन सी आती हैं, 1 2 3 ... w में कौन सी आती हैं, 0 1 2 3 ... z में कौन सी आती हैं, 0 1 2 3 ... और -1 -2 -3 ... q में कौन सी आती है, तो q में वो आएंगे जो p/q की फॉर्म की हो, भाई अंश/हर की फॉर्म की हो, तो अंश/हर की फॉर्म की ये तो सारी है, तो समझ गए, अंश/हर वाली, और हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और परिमेय संख्याओं से वो सॉरी पूर्णांक संख्याओं से। और t
टी है वो सबसे अलग है, क्योंकि इसमें अंडूड 2 अंडूड 1 वगैरह आती हैं। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट निकालो आप। रिजल्ट क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है? अब आप बोलो सर 0, अरे 0 एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत है, हमें एक्स्ट्रा से मतलब नहीं, लो ढक लिया मैंने। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, देख लो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, है कि नहीं है? अच्छा, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, देखो ये रही प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 0 1 2 3 इधर है, बल्कि ज्यादा और है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या। क्यों होती है? क्योंकि सबके बट्टे में 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो एक चीज बताएं, कोई भी चीज मैं लाइन से पढ़ा रहा हूं ना, कोई भी संख्या है तो ऐसे आओगे तो सब सही है, चाहे ऐसे ये आ जाओ या, लेकिन बस इतना ध्यान रखना ये सबसे हटके चलता है, ये किसी से मैच नहीं खाता। इससे पहले वाली जितनी भी संख्या है उससे कतई मैच नहीं खाएगा, ठीक है? तो कोई पूछे कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। पूर्ण संख्या वो पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या, बिल्कुल है। तो सर ऐसे भी तो हो सकता है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, अरे कैसे भी हो सकती है। कुल मिला के ये है कि सीधा चलने पर इन 4 में ऐसे, चाहे पहले से चौथे पे पहुंच जाओ, पहले से दूसरे पे, चाहे पहले से तीसरे पहुंच जाओ, या दूसरे से चौथे पे, मतलब आप किसी भी नंबर से अपने नीचे वाले नंबर पे कोई भी नंबर पे पहुंच जाओ, चौथे पे, 5 पे, जो भी 5 नहीं है 4 ही है, तो वो सही है। और अगर उल्टा नेक भी चल गए तो फिर वो गलत है, ठीक है? और ये सबसे अलग होती है। अब एक चीज बता सकते हैं क्या? प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, यानी ये तीनों की तीनों इसी में आ रही हैं। तो हम एक काम करेंगे ना, हम जैसे मान लो किसी को न्योता देना है, निमंत्रण देना है, तो काहे को हम सबका नाम लिखें? क्यों हम सबका नाम लिखें? नाम क्यों लिखें? इससे बेहतर है इस पे लिख दो क्यू, और कोष्ठक में लिख दो सब परिवार। अब क्यू के सब परिवार में कौन आएगा? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन इसका न्योता अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या अलग है। तो अब आप पढ़ लोगे अच्छे से, वो है वास्तविक, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा अब होगा, चैप्टर का नाम अब आप आया है वास्तविक संख्या। आप समझिए कि हमने आपको 2 दिन पढ़ाने में इसी में निकाल दिए कि आप चैप्टर तक पहुंच पाए। तो अपना कुछ अंदाज ही अलग है, और अंदाज कुछ ऐसा होगा कि आप भी जिंदगी भर याद करेंगे कि आखिर आपको पढ़ाया गया। यूपी बोर्ड भी ऐसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है बेटा? बिल्कुल है। तो सर वास्तविक संख्या क्या? तो वास्तविक संख्या 2 लोगों का न्योता कर दो। किस किस का? एक कर दो परिमेय का, क्योंकि परिमेय का न्योता कर दोगे तो 3 लोग फ्री सब परिवार, और एक कर दो अपरिमेय का, बस। तो परिमेय और अपरिमेय का न्योता कर दो, बस खेल खत्म। तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो एक साथ समुच्चय होता है, या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, एक साथ नहीं तो अलग अलग भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वास्तविक है और ये भी वास्तविक है, ठीक है? तो परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या कहलाती है, परिमेय व अपरिमेय। परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय भी वास्तविक, और परिमेय अपरिमेय दोनों मिला दो तो वो भी वास्तविक है। सर वास्तविक संख्याएं एंड है? नहीं, एंड नहीं है। वास्तविक संख्याओं के आगे एक और है काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्याओं के भी आगे एक है सम्मिश्र संख्या, तब कहीं जाके एंड हो पाता है। अब संख्याएं तो और भी बनेंगी, अभी सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य, भाज्य, सहअभाज्य, द्वयभाज्य, ऐसे कभी काफी बनेंगी, है ना? तो अब हमें जाने का समय हो गया, 52-53 मिनट का टाइम हो गया। अब एक बात मुझे बता दो कमेंट करके, अब मैं क्लास का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। कल और भी संख्या नई नई लेके आऊँगा, उसके बाद कहीं चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। फाइनली आप ये बताइए कि आपको ये क्लास समझ में आई, पढ़ने में मज़ा आया? ऐसे ही और भी मज़ा आएगा, देखना सारे चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाऊँगा। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, है ना? अब देखते चलो होता है क्या।
यूपी बोर्ड का हर छात्र मैथ को रटेगा नहीं, पढ़ेगा, सीखेगा और उस सीख के अपने जीवन में प्रयोग करेगा। ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि क्लास का एंड आज यहीं पे करते हैं। क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट्स सब कुछ कीजिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। किस लिए? इसीलिए क्योंकि कौशल सर लाइव क्लास आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हो किसी भी डर से, किसी भी भय से, तो आप उससे निर्भय होकर आप उससे कहिए कि आप यहाँ से पढ़िए, आपको देखने या टोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, सो आगे के लिए आप ऑल द बेस्ट फॉर जो भी आपका फ्यूचर है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं। जो चीज़ें हमने भूतकाल में, जो हमने पास्ट में जो हमने फेस की, उन सब का नतीजा आप ये सब आज ऑनलाइन क्लासेस हम प्रोवाइड आपको करवा पा रहे हैं। तो ज़िंदगी में जो भी घटनाएं होती हैं उससे निराश ना होकर उससे सीख लीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि हम मुंह से किसी को जवाब ना दे पाएँ, हम अपनी करनी से जवाब दें, हम अपने कर्मों से जवाब दें। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग पढ़ते रहिए और घर पे मेहनत कीजिए और मम्मा पापा जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सब का भी देखभाल करिए। और उन सब की देखभाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है, तो माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।